Investment in the securities market is subject to market risks. Investors are advised to read all related documents carefully before investing. नमस्कार। विच स्टॉक्स टू सेल, विच स्टॉक्स टू बाय, पार्ट 2। आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं 10 तरह के स्टॉक्स जो आप खरीदने का सोच सकते हैं, उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। ब्लाइंडली इन फैक्टर्स पे नहीं जाना है, लेकिन ये पॉजिटिव साइंस हैं, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें से जितने ज़्यादा पॉइंटर्स हों उतना ज़्यादा पॉजिटिव है मेरे लिए वो कंपनी। अगर आप ये सब नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ट्रस्टेड रिसर्च आपको मिले, महीने के 2-3 स्टॉक रिकमेंडेशंस और साल भर में आपका 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बने, तो फिनोलॉजी 30 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पहला, ऐसे समय में जब स्टॉक्स में वैल्यू है, बहुत सारे स्टॉक्स या तो अपने 52 वीक लो में हैं, कई तो मल्टी ईयर लो में हैं और वैल्यूएशंस रीजनेबल है। जब इंडेक्स का वैल्यूएशन ही 20 के आसपास है, यानी बहुत समय बाद हम ओवर वैल्यूड टेरिटरी से नीचे आए हैं, तो इंडेक्स के अलावा बाकी स्टॉक्स में तो अब वैल्यू है। ऐसे समय में अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ा रहे हैं तो मेरे को स्टॉक में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऐसे समय में अगर प्रमोटर्स स्टॉक्स अपने बेच रहे हैं कंपनी के, तब तो वो बहुत ही रेड फ्लैग है। लेकिन आई एम लुकिंग फॉर प्रमोटर बाइंग। प्रमोटर कंपनी का इनसाइडर है, उसके एक्शंस अगर ऐसे हैं कि उसे अपने बिजनेस में भरोसा है और वो सब्सटैंशियल बाइंग कर रहा है, सिर्फ ऑप्टिकली नहीं कि थोड़ा सा खरीद लिया ताकि 0.1% शेयर होल्डिंग बढ़ती हुई दिख जाए, ये तो ऑप्टिक्स की बात है। लेकिन सच में अगर पिछले 2 क्वार्टर्स में कंसिडरेबल शेयर होल्डिंग बढ़ी है प्रमोटर्स की, देन इट्स अ ग्रीन फ्लैग। अकेले आइसोलेशन में मैं ये देख के नहीं खरीदूंगा स्टॉक्स, इसके साथ बाकी फैक्टर्स भी जरूरी हैं, लेकिन ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो पहला ये हुआ। दूसरा, उस कंपनी का बिजनेस हाईली फोकस्ड है। वो एक काम करते हैं और एक काम बहुत अच्छे से करते हैं। वो बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे, या फिर अभी कॉन कॉल्स में, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपको और मुझे सांत्वना देने के लिए, धीरज बंधाने के लिए इधर उधर की बातें नहीं कर रहे कि ठीक है हमारा ए सेगमेंट अच्छा नहीं कर रहा, बी अच्छा नहीं कर रहा, एक हमारा ना सी सेगमेंट भी है जो अब हम रैंप अप करने वाले हैं, वो अच्छा करेगा, देखना देखना बिजनेस अच्छा करेगा। ऐसे बिजनेसेस से दूर रहना। आई वुड प्रेफर कि अभी मैनेजमेंट का फोकस इस बात पे रहे कि हम कैश कंजर्व करेंगे, हम एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट कंजर्व करेंगे, हम बुरे समय के लिए अपने आप को और अच्छे से तैयार रखेंगे और ऑनेस्टली इस बात को माने कि हाँ बिजनेस में टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं और हम ये एक्शनेबल स्टेप्स ले रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। आई एम लुकिंग फॉर इंक्रीज्ड फोकस, ना कि इंक्रीज्ड नॉइज। ये जिन भी कंपनियों को आप ले रहे हो उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा। तीसरा, आई लव बिजनेसेस जो कमोडिटीज को ब्रांड में कन्वर्ट करके बिजनेस बनाए। डिस्क्लोजर, मैं इन्वेस्टेड नहीं हूं, हमने क्लाइंट्स को इन्वेस्ट नहीं किया है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। जैसे MRF, टायर्स, रबर, ये कमोडिटी है। लेकिन जब आप रिप्लेसमेंट मार्केट में टायर खरीदने जाते हो, खास करके यंगस्टर्स, तो वो सामने से मांगते हैं कि MRF का टायर दो। ये बहुत अनयूजुअल है, दुनिया में ऐसा ज्यादा होता नहीं है कि आप ब्रांडेड टायर मांग रहे हो, कमोडिटी है वो। MRF ने ये सक्सेसफुली किया है कि उसने एक कमोडिटी को ब्रांड बना दिया है, जिसके कारण रिप्लेसमेंट मार्केट में वो हाई डिमांड एंजॉय करता है और जो MRF की लेगेसी रही है वो आप जानते हो। अगेन एक एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा अलग अलग इंडस्ट्रीज में कई बिजनेसेस ने सक्सेसफुली किया है कि जिसमें आपको मार्जिन के लिए 1-1 रुपए के लिए लड़ना पड़ता था, वहां आपने ब्रांडिंग ऐसी की, परसीव्ड वैल्यू ऐसी क्रिएट की कि आप प्रीमियम चार्ज कर पा रहे हो। तो आई एम इंक्रीजिंगली लुकिंग फॉर ऐसे ब्रांड्स जो सिर्फ कमोडिटी प्राइसेस के भरोसे उनका सारा जीवन ना हो, वरना उनके रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाए तो कंपनियां मर जाएं। तो ऐसी कंपनीज नहीं चाहिए। कंपनीज ऐसी हों जिनका मार्जिन इतना हो कि वो इंक्रीज प्राइसेस को या तो एब्जॉर्ब कर सके या अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर सके और अपने बिजनेस को हेल्दी तरीके से चलाते रह सके। चौथा, आई एम नॉट लुकिंग फॉर प्रमोटर्स जिनको बस VC का पैसा लेके एग्जिट पे एग्जिट करना है, सेकंड वेंचर, थर्ड वेंचर, फोर्थ वेंचर करना है, 5-5, 10-10 साल का उनका एग्जिट साइकिल है, वो अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉर प्रमोटर्स जो लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं, जो एग्जिट के लिए बिजनेस में नहीं है, एग्जीक्यूशन के लिए बिजनेस में है। आई एम लुकिंग फॉर एग्जीक्यूशन फोकस्ड प्रमोटर्स, जो वो काम इसलिए कर रहे हैं कि वो बहुत पैशनेट है उसको लेके, इसलिए नहीं कि आजकल ये सेक्टर बूम में है, इसमें कुछ बनाते हैं, ब्लिट्ज स्केलिंग करते हैं, एग्जिट लेते हैं।
मैं मल्टी जनरेशन बिजनेस जिन प्रमोटर्स ने बनाया है, आई एम लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ कंपनीज। तो बुरे समय में आप किन लोगों को अपना पैसा दे रहे हो, ये बहुत जरूरी होता है। डेली लाइफ में भी हम देखते हैं कि हम 10,000 रुपए उधार भी किसको दे रहे हैं, ये सोच समझ के देते हैं। जब हम स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं ना, तो हम हजारों लाखों रुपए लगाते हैं, लेकिन हम उस इंसान को अच्छे से स्टडी नहीं करते जो उस कंपनी को चला रहा है। मार्केट में भी आप अपना पैसा किसी बिजनेस को दे रहे हो ना, वो बिजनेस कोई इंसान चला रहा है ना, तो जिस इंसान को दे रहे हो उसके बारे में जान तो लो, उसकी हिस्ट्री, उसकी फैमिली की हिस्ट्री, बिजनेस इन्होंने कैसे चलाया है, पास्ट क्या रहा है, क्या हमेशा सिर्फ मोमेंटम चेज करते हैं या एक ही बिजनेस को 20 साल 30 साल दिए हैं उन लोगों ने। ये सबका ध्यान रखना है ऐसे समय में। पांचवा, आई एम लुकिंग फॉर कंपनीज हु आर paranoid, obsessed about safety of their business, who are obsessed about trying to mitigate every business risk. वो जहां रिस्क देखते हैं उसको कंट्रोल या मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं, ना कि ओवर लेवरेज होके ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रैपिड ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं। खराब समय, इट्स अबाउट प्रिजर्वेशन। तो आई एम लुकिंग फॉर बिजनेसेस जिनमें ना ये सेफ्टी ऑब्सेशन मुझे देखिए। इसके कुछ क्लू क्या हो सकते हैं? इसके कुछ क्लू ये हो सकते हैं कि मैं थोड़े समय किसी फैक्ट्री को ओवर कैपेसिटी चला लूंगा, 100% कैपेसिटी के बदले 105% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन एक क्वार्टर कैपेसिटी ओवर यूटिलाइजेशन हुआ नहीं कि मैं नया प्लांट नहीं डाल दूंगा। मैं देखूंगा कि ये डिमांड टेम्पररी है या सस्टेनेबल है और उसके हिसाब से अपने कैपिटल एलोकेशन डिसीजन लूंगा। ये मुझे दिखाता है कि ये कंपनी कंजर्वेटिव है, रिस्क एवर्स है। छठवां, मुझे डिफेंसिव स्टॉक्स और एसेंशियल स्टॉक्स बहुत पसंद है। डिफेंसिव्स का मतलब डिफेंस नहीं है, ऐसे जो यूजुअली खराब मार्केट में उतना खराब नहीं करते। फार्मा हो सकता है, अगर आप फार्मा समझते हैं तो एफएमसीजी हो सकता है, डेली नीड्स हो सकता है, वैल्यू गुड्स वाली कंपनीज हो सकती है जो बहुत ज्यादा प्रीमियम या लग्जरी सेगमेंट में काम ना करती हो, मास सेगमेंट में काम करती हो और ऐसे सेगमेंट्स में काम करती हो जिसका पोटेंशियल मार्केट बहुत ब्रॉड है, ऑलमोस्ट एवरीवन यूजेस उनके प्रोडक्ट। सातवां, मुझे ऐसी कंपनीज चाहिए जिनकी वैल्यूएशंस जस्टिफाइड हो बेस्ड ऑन वो कितना प्रॉफिट कमाती है और उनका ईपीएस क्या है। अगर कोई दुकान मुझे 1 करोड़ में मिल रही है तो मैं दुकान तब लूंगा जब कम से कम उस दुकान से मुझे साल भर का किराया 4-5 लाख रुपए तो आता हो। ऐसा थोड़ी होगा कि 1 करोड़ की दुकान में ले लूंगा और साल भर का किराया 50,000 आता हो। मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में कितना टाइम लग जाएगा बेस्ड ऑन अगर मैं ये वैल्यूएशन मेथड से जाता हूं तो। थोड़ा ओवर सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है, लेकिन यू गेट द आइडिया। मुझे ऐसी कंपनीज नहीं चाहिए जिनकी वैल्यूएशन ना थ्योरी बेस्ड हो, फ्यूचर बेस्ड हो, हाइपोथेटिकल हो, हाइप्ड अप हो। मुझे नंबर्स में ग्राउंडेड वैल्यूएशन वाली कंपनीज चाहिए, क्योंकि वो सस्टेन करती है। वो कंपनीज गिरती कम है क्योंकि उनको अर्निंग्स सपोर्ट रहता है, एक बेस रहता है कि इतना तो कंपनी साल का कमा रही है तो कंपनी का मार्केट कैप ना इससे नीचे नहीं आएगा। आने को आ सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम है। तो प्रोबेबिलिटी वाइज अगर मुझे अर्निंग्स का सपोर्ट है तो मुझे हमेशा अर्निंग्स को कंपेयर करना है मार्केट कैप से, एंटरप्राइज वैल्यू से, और देखना है कि कितने साल की अर्निंग्स मल्टीपल पे मुझे वो कंपनी मिल रही है। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट, मुझे ऐसी कंपनी नहीं चाहिए जिसमें कैपिटल रेस की जरूरत पड़े। मुझे ऐसी कंपनीज चाहिए जो अपनी इंटरनल एक्रूवल से फ्यूचर एक्सपांशन को फंड कर सके, क्योंकि जब मार्केट में रिसेशन आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं कि आने वाला है, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ एंड टू बी प्रिपेयर्ड। तो मैं आपको प्रिपेयर्ड रहने बोल रहा हूँ कि स्लो डाउन 4 महीने 6 महीने साल भर भी चल सकता है, मुझे नहीं पता, मुझे भविष्य देखना नहीं आता, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ। तो मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जिनके बिजनेस मॉडल की इंटरनल क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करते हैं कि उनको फ्यूचर ग्रोथ के लिए या सस्टेनेबिलिटी के लिए एक्सटर्नल फंडिंग, फंड रेज या डेट पे डिपेंड ना रहना पड़े, क्योंकि ये ड्राई आउट हो जाता है खराब समय में, ये मुश्किल हो जाता है। तो आई एम लुकिंग फॉर कंपनीज जिनका फ्री कैश फ्लो अच्छा है। फिनोलॉजी टिकर पे जाके आप CFO अपॉन पैट, फ्री कैश फ्लो अपॉन पैट किसी भी कंपनी का कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो जो अर्निंग्स ये दिखाते हैं वो सच में कैश के रूप में इनको मिलता है कि नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्टली, ये जो रेवेन्यू हाइप इतना होता है ना, हमारा इतना रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, उतना रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, मार्केट बाइंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। 10 रुपए का एड चला के इंस्टाग्राम पे 11 रुपए का रेवेन्यू ले आए, ये मार्केट बाइंग है। मुझे मार्केट बाइंग पसंद नहीं है। मार्केट शेयर खरीदना नहीं होता है, मार्केट शेयर अपनी बिजनेस से, प्रोडक्ट से वैल्यू देके अटेन करना होता है। तो मुझे रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स और अर्निंग्स ग्रोथ से मतलब होता है। I like to value businesses based on the profits that they generate, not by their revenue growth.
रेवेन्यू ग्रोथ आप अपनी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ा के रेवेन्यू ग्रोथ ला सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं कोई प्रोडक्ट 500 रुपये का बेचता हूँ, वो स्टोर में उसकी मेरे को बनाने की कॉस्ट 200 रुपये है, 300 रुपये मेरे पास बाकी खर्च करने को है। ऑर्डिनरली मुझे 100 रुपये खर्च करने पड़ते हैं मार्केटिंग के पीछे, तब जाके वो प्रोडक्ट बिकता है। मान लो स्लो डाउन आ गया, अब 100 रुपये की जगह मैं 300 रुपये खर्च कर रहा हूँ कि ना नंबर्स कम नहीं दिखने चाहिए, रेवेन्यू कम होता नहीं दिखना चाहिए। 300 रुपये खर्च करो लेकिन सेल्स लाओ। अब 500 रुपये की सेल्स आ रही है लेकिन उसके पीछे मेरी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लस सेलिंग की भी 500 रुपये हो गई है। तो रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन इस रेवेन्यू का मैं क्या करूंगा, ये क्या बिजनेस है? सो आई एम नॉट लुकिंग फॉर रेवेन्यू ग्रोथ, आई एम लुकिंग फॉर क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स एंड अर्निंग्स ग्रोथ। ये सारी चीजें अगर आप देखोगे ना तो मोस्ट लाइकली यू विल एंड अप वेल। अगर आप इस तरह की इन्वेस्टिंग को इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो फिनोलॉजी 1 मेंबरशिप आपके लिए है। और अब हमारा न्यू फ्लैगशिप स्टॉक मार्केट कोर्स फिनोलॉजी स्टॉक एनालिसिस कोर्स अब लाइव है फॉर ऑल फिनोलॉजी 1 मेंबर्स। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इफ़ यू लाइक व्हाट आई डू तो कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको क्या अच्छा लगा, खास करके ये ज़रूर बताना कि क्या बुरा लगा। इट हेल्प्स मी इम्प्रूव। अगर आपको मेरा काम पसंद है, आप और मेरा कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।